नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ सेठ हंसराज मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब तक हम कर चुके थे चैप्टर नंबर 7 अवकलन और हमारा जारी था चैप्टर नंबर 8 अवकलन के अनुप्रयोग, यानी अवकलन का यूज कैसे करते हैं। तो उसमें अवकलन के अनुप्रयोग में पहला टॉपिक हमने 8.1 में देखा था कि राशियों में परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करते हैं। ये टॉपिक हमारा हो चुका था। तो अब इसी कड़ी में अवकलन के अनुप्रयोग की कड़ी में अगला टॉपिक हमारा वर्तमान फलन और ह्रासमान फलन, जो कि हमारे चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 में। तो पहले हमें समझना जरूरी है कि वर्तमान फलन क्या होता है और ह्रासमान फलन क्या होता है, और इनको हम फिर समझेंगे कि इनको हम अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत क्यों पढ़ते हैं। अवकलन का अनुप्रयोग करके या अवकलन का प्रयोग करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा फलन वर्तमान है या ह्रासमान है। तो पहले तो मुझे वर्तमान और ह्रासमान में फर्क समझना होगा और वर्तमान और ह्रासमान फलन को समझना होगा। तो उसके लिए पहले मैं दो फलन ले रहा हूँ, y = x+3 और y = -x+3। और जिन्होंने 11वीं क्लास में सरल रेखा बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है वो देख के समझ गए होंगे कि ये एक लीनियर फंक्शन है और सरल रेखा का समीकरण है। और वो किस प्रकार का, y = mx+c प्रकार का, जिसमें m का मान कितना है यहाँ पे 1 और इसमें m का मान कितना है -1। m बराबर 1 होने का मतलब क्या हो गया कि वो रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए और y अक्ष पे 3 अंक तक हम काटते हुए गुजरेगी। तो मैंने डायग्राम बना लिया इसका 1 2 3 y अक्ष पे और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए। इसी प्रकार से मैंने y बराबर -x+3 रेखा को ड्रॉ कर लिया। y बराबर -x+3, यहाँ पे m का मान कितना हो गया -1, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि वो x अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी 135 का। तो 135 डिग्री का कोण बनाते हुए और x y अक्ष पे 3 अंक तक हम काटते हुए गुजरेगी। अब इसमें देखते हैं हम कि वर्तमान फलन कौन सा है और ह्रासमान फलन कौन सा है। इस फलन में यदि देखें x का मान बढ़ाए 1 2 3 4, x का मान बढ़ाए तो देखो हमारा y का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x का मान 1 रखें तो y का मान 4 आएगा, 2 रखने पर 3 और 2 5 आएगा। इस तरह से x का मान बढ़ाने से y का मान बढ़ रहा है। तो ये हमारा फलन कौन सा हो गया, वर्तमान फलन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा फलन जिसमें x का मान रखने से बढ़ाने से y का मान या f का मान बढ़े, तो उस फलन को हम क्या बोलते हैं, वर्तमान फलन। इसी प्रकार से हमारा दूसरा फलन देखें, इसमें हम x का मान यदि बढ़ाएं तो y का मान देखो कम हो रहा है निरंतर। x का मान बढ़ाने से y का मान कम हो रहा है। x का मान 1 रखें तो कितना आएगा 2, y का मान कितना आएगा 2, 3 रखें तो कितना आएगा 0। इस तरह से x का मान बढ़ाने से y का जो मान हो रहा है वो निरंतर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए ये फलन किस प्रकार का होगा, हमारे पास ह्रासमान फलन होगा। तो इसका मतलब x का मान बढ़ाने से उसके रिस्पेक्ट में यदि fx का मान घटे, y का मान कम हो, तो उस फलन को क्या बोलते हैं, ह्रासमान फलन। तो देखो इसी कड़ी में मैं एक फलन और के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। मैं लेता हूँ y बराबर आपके पास sin x और sin x का ग्राफ बनाएंगे। तो sin x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है हमारे पास sin x का ग्राफ, ये 0 ये π/2 पर मैक्सिमम पाई पे 0 3π/2 2π, इस तरह से चलता है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये y बराबर sin x जो है वो फलन आपका वर्तमान है या ह्रासमान है। तो आप पूछेंगे सर कि वर्तमान है या ह्रासमान है, उसके लिए ये तो बताइए कि ये कौन से अंतराल की बात कर रहा है। क्योंकि डायरेक्ट की बात करें तो ये देखो ये फलन यहाँ तक तो बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो न तो ये वर्तमान है और न ही ह्रासमान है। परंतु किसी निश्चित अंतराल की बात करें, देखो जरा 0 से π/2, 0 से π/2 के अंदर यदि x का मान देखो बढ़ रहा है तो y का मान भी देखो क्या आ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। बट π/2 के बाद में x का मान बढ़ाने से y का मान कम हो रहा है, 3π/2 फिर कम हो रहा है, और फिर x का मान बढ़ाने से y का मान फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये 0 से π/2 के बीच में वर्तमान है और π/2 से 3π/2 के बीच में ह्रासमान है। तो ऐसा फलन जो कि बढ़ रहा हो और फिर
घट रहा हो, दोनों ही हो उसके अंदर, वर्तमान और ह्रासमान, तो इसका मतलब वो फलन पूरे अंतराल में न तो वर्तमान है और न ही ह्रासमान है। तो उसके बारे में हमें किसी एक निश्चित अंतराल के बारे में बात करनी होगी। तो इस अंतराल के अंदर ये बढ़ रहा है, इसका मतलब वर्तमान है, और इस अंतराल में ये घट रहा है, इसका मतलब ये ह्रासमान। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे y इक्वल टू आपके पास ये दिया हो x प्लस 4 की पावर 3 x माइनस 2 की पावर 2। इस फलन को चेक कीजिए कि वर्तमान है या ह्रासमान। गौर से देखना भी जो बात। अवकलन का उपयोग इसके अंदर कैसे होगा, तो मैं आपको एक एक बात क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि वर्तमान फलन क्या था, ह्रासमान फलन क्या था। अब आपको देखा कि y बराबर sin x, तो y बराबर sin x का मेरे पास मुझे पता था कि ग्राफ क्या होता है, तो मैंने उसका ग्राफ बना लिया, और ग्राफ से मुझे पता लगा था, आपने कहा कि सर इस अंतराल में तो ये वर्तमान है और इस अंतराल में ये ह्रासमान है, तो हमें अवकलन की भी जरूरत नहीं पड़ी इसके अंदर। बट ये जो क्वेश्चन है, अब इसका ग्राफ आपको या तो ग्राफ आना चाहिए, और इसका ग्राफ यदि नहीं आता तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसको पता कैसे लगाएंगे कि ये वर्तमान है या ह्रासमान है। तो उसको समझने के लिए पहले वापस मैं इसी ग्राफ पे आता हूँ। तो देखो जरा गौर से देखना इसको कि आपने क्या बोला कि 0 से लेकर सर π/2 के बीच में फलन कैसा है, वर्तमान फलन है। अब देखो कि वर्तमान फलन 0 से π/2 के बीच में आप इसके कोई भी पॉइंट लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए, और उस पॉइंट पर आप इसकी टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा को कोई पॉइंट ले लो, एक ही ले लिया, अभी ले लो, तो ये स्पर्श रेखा। अब देखो इन दोनों के कोण मेजर करो। यदि फलन 0 से π/2 के बीच में वर्तमान है, तो वर्तमान फलन के किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे, तो उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता आएगी, जो कोण आएगा, वो 90 डिग्री से छोटा आएगा। यहाँ पे मान लिया मैंने कोण थीटा बल है, तो ये क्या आएगा, 90 डिग्री से छोटा। देखो आप आपके सामने डायग्राम क्या है, 90 से छोटा, और 90 से छोटा है, इट मींस tan थीटा 1 जो आएगा वो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी। और tan थीटा क्या होता है, किसी भी स्पर्श रेखा की प्रवणता, और किसी भी रेखा की प्रवणता और किसी भी स्पर्श रेखा की प्रवणता को कैसे लिखते हैं, उस फलन के अवकलन से। मैं इसको लिखता हूँ f डैश x। और बात में ये क्या बात है कि किसी भी वर्तमान फलन पर आप वर्तमान फलन के किसी भी बिंदु पे यदि आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो उस स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष का जो कोण बनाएगी, वो कोण एक तो 90 डिग्री से छोटा होगा, और 90 डिग्री से छोटा होने का मतलब उसकी जो प्रवणता होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि tan थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा मतलब पहला क्वाड्रेंट, और tan थीटा का पहले क्वाड्रेंट का मान क्या होता है, 0 से बड़ा। और tan थीटा क्या होती है, किसी भी रेखा की प्रवणता। और ये एक स्पर्श, चूंकि ये स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम किससे डिनोट करते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम उसके फलन के अवकलन से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, f डैश इज ग्रेटर देन 0। इसमें तुम्हारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया कि यदि फलन वर्तमान है तो f डैश x का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब देखो जरा यहाँ देखें, यदि ये फलन क्या है, ह्रासमान है, तो इस ह्रासमान फलन के वक्र पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचो, तो उस स्पर्श रेखा का जो कोण है x अक्ष के साथ, मान लेता हूं थीटा 2, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है आपको, 90 डिग्री से बड़ा होगा, और 90 डिग्री से बड़ा होते ही tan थीटा 2 का मान कितना हो जाएगा जी, 0 से बड़ा। और tan थीटा 2 मतलब क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। और अभी बताया कि स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम किससे लिखते हैं, उस बिंदु पर फलन के अवकलन से, तो मतलब नहीं, इसका मतलब f डैश x का मान क्या आएगा, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये कौन सा फलन है, ह्रासमान फलन। तो ह्रासमान फलन के लिए, ह्रासमान फलन के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान क्या आना चाहिए, 0 से छोटा। क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास, यदि हमारे पास फलन वर्तमान है तो उस बिंदु पर फलन के अवकलन का मान 0 से बड़ा होगा, और यदि ह्रासमान है तो उस पर फलन का मान क्या होगा, 0, उसके फलन के अवकलन का मान क्या होगा, 0 से छोटा।
बात समझ में आई। अवकलन के प्रयोग से हम कैसे पता लगाएं कि फलन ह्रासमान है या वर्धमान। बिल्कुल सिंपल फलन हो तो हम ग्राफ से पता लगा सकते हैं, बट हमारे पास यदि ग्राफ नहीं हो तो ये कंक्लूजन निकलते हैं f डैश x ग्रेटर देन 0। f डैश x ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ, दोबारा देख लो इस बात को, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यानी कि किसी भी वर्तमान फलन के किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम किससे डिनोट करते हैं, उस फलन के अवकलन से। इसलिए f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ह्रासमान पे यदि आप ह्रासमान फलन पे यदि आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी प्रवणता क्या आएगी, हमेशा 0 से छोटी आएगी, और 0 छोटी आएगी इसका मतलब f डैश लेस देन क्या होगा 0। तो ये था हमारे पास मोटा कंक्लूजन, ये था हमारे पास वर्तमान फलन और ह्रासमान फलन का प्रारंभिक स्थिति। तो अब हमें पता लग गया कि अवकलन के प्रयोग से वर्तमान और ह्रासमान फलन कैसे ज्ञात किया। तो अब इन्हीं का प्रयोग करते हुए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। बोलो बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट बात यही थी कि वर्तमान फलन और ह्रासमान फलन को ज्ञात अवकलन के प्रयोग से कैसे किया। देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन log sin x 0 से π/2 के बीच में हमारा फलन वर्तमान। तो समीकरण 1 दे देते हैं इसको। अभी हमने देखा क्या कंक्लूजन निकला कि अवकलन के प्रयोग से कि f डैश x का मान यदि ग्रेटर देन 0 तो कौन सा फलन होगा, वर्तमान होगा, और यदि f डैश x का मान लेस देन 0 होगा तो वो कौन सा फलन होगा, ह्रासमान फलन होगा। तो अब देखो मुझे इसका अवकलन करना है तो मुझे इसका ग्राफ बना के देखूं, और यह ग्राफ नहीं तो हमें कंक्लूजन निकाला हुआ है कि f डैश x निकालो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, उससे हमें पता लगेगा। तो मैं इसका अवकलन करूँ तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पे देखो मेरा जैसे यही था कि आपको ये चीज पहले आपको इसका फंडा क्लियर हो जाए। फंडा क्लियर होने के बाद में क्वेश्चंस में कोई मतलब भेद नहीं रह जाएगा, कोई भी टफ नहीं है क्वेश्चन। यदि आपको फंडा क्लियर है तो आप क्वेश्चन बड़े इजी से कर सकते हैं। तो फंडा सिर्फ इतना ही था कि f डैश x निकालो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, और f डैश x क्यों निकालते हैं वो आपको बताते हैं। तो हमने देखते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने से ये f डैश x आ जाएगा। f डैश x log इसको क्या माने, एक बार हम log इस पूरे को x माने तो log x का क्या होता है 1/x, x की जगह sin x, x की जगह sin x है, इसका मतलब sin x का फिर से अवकलन होगा। देखते हैं f डैश x क्या बनेगा, f डैश x इक्वल टू 1/sin x, और sin x का अवकलन cos x, और cos बटे sin क्या बन गया cot x। तो आपके पास f डैश x क्या आ गया जी, cot x। अब मुझे ये पता लगाना है कि जो cot x है f डैश x है वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। प्रश्नानुसार हमारा x बिलोंग्स टू क्या है, 0 to π/2, यानी 0 to π/2 का मींस क्या हो गया 0 से 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि कोई मर्जी वैल्यू रखें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। ये cot x क्या होगा, पॉजिटिव। cot x में x की जगह 0 से π/2 के बीच में हम कोई भी एंगल रखेंगे तो cot x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 से बड़ी आएगी। वैल x बिलोंग्स टू क्या होगा 0 से π/2, और f डैश x 0 से बड़ा आ गया, मींस हमारा फलन कैसा हो गया, वर्तमान। दिया गया फलन हमारा कैसा हो गया, वर्तमान। तो इसे भी करना था तो बिल्कुल सिंपल है, फंडा क्लियर होना चाहिए था। फंडा हमारे पास एक ही। अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 a(x) प्लस 1 एंड x इज ग्रेटर देन। हमारे पास दिया हुआ है x का मान 0 से बड़ा है, और इस फलन को चेक करना है हमें कि ये वर्तमान है, सिद्ध करना सभी कि फलन हमारे पास वर्तमान है। तो समीकरण 1 का वही फंडा, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या आएगा, f डैश x
और ये अवकलन कैसे होगा, देखो u डॉट v से। तो x माइनस 1 ऐसे ही t की पावर x का अवकलन t की पावर x प्लस t की पावर x ऐसे ही x माइनस 1 का अवकलन करेंगे तो x का 1 और 1 का 0 प्लस इस 1 का भी 0। तो देखो f डैश x हमारे पास क्या बन गया, x ग्रेटर देन 0 के लिए x e की x अंदर मल्टीप्लाई हो गया माइनस e की x प्लस e की x, ये कैंसिल हो गया। तो f डैश x क्या बचा, देखो x e की x। x अपने को गिवन है क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड e की x हमेशा ही 0 से बड़ा होता है x का मान कोई भी वास्तविक संख्या। तो e की x ग्रेटर देन 0, ये भी 0, तो देयरफॉर इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, x e की x भी क्या होगा 0 से बड़ा। इट मींस f डैश x क्या होगा हमारे पास 0 से बड़ा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो जब x का मान 0 से बड़ा हो तो f डैश x क्या आ रहा है हमारे पास 0 से बड़ा। इट मींस हमारा फलन क्या हो गया, f डैश x का मान 0 से बड़ा, इट मींस हमारा फलन क्या हो गया, वर्गमान। अब हम करते हैं डाउट्स। किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट पूछा था, तो पहले वो देखते हैं क्या है। तो क्या कह रहा है कि यदि y बराबर आपके पास ये फलन हो sin इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, हमें निकाला है इसका dy बटे dx। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अवकलन करना आपको बताया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डायरेक्ट अवकलन करने से पहले हम उनके फॉर्मूलाज को सोल्व करते हैं। तो देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला कि sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा बराबर होता है जी π/2। तो देखो इसे मैं एक बार थीटा मानूं तो देखो 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ भी यही है यहाँ भी यही है, तो इसको पूरे को थीटा मान सकते हैं हम। तो देखो क्या बनेगा ये y इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2, ये बन गया। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या आ जाएगा dy बटे dx इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सिंपल सा था ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जिसको याद है डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता, क्वेश्चन हो जाता, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो क्या फॉर्मूला था, sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 है। तो इसका मतलब इसको मैंने थीटा मान लिया, तो sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया π/2। तो उस पूरे की वैल्यू क्या बनेगी π/2 व्हिच इज कांस्टेंट, जो कि क्या है अचर पद है। और इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अचर का अवकलन क्या होता है, ठीक। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, ये दो पार्ट पूछे गए थे, फिफ्थ का ए और फिफ्थ का बी। तो फिफ्थ का बी देखते हैं अपने क्या होगा। तो y इक्वल टू ये दिया हुआ हमारे को dy बटे dx निकालना है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ माना 2x इक्वल टू cos थीटा, तो इसके अंदर मान रखेंगे। तो y इक्वल टू क्या बनेगा, y इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और ये बन जाएगा हमारे पास y इक्वल टू cos इनवर्स cos, तो क्या बचेगा थीटा प्लस 2 cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर का रूट क्या हो गया sin, तो क्या बनेगा ये sin थीटा। देखो जिस प्रकार से मैंने पहले बताया था आपको कि बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos बनना चाहिए, तो यहाँ तो बन गया था, यहाँ cos इनवर्स है तो अंदर क्या बनना चाहिए cos। तो इसको चेंज करें पहले, तो y इक्वल टू थीटा प्लस 2 cos इनवर्स, इसको क्या लिख दिया हमने cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin थीटा हमने लिख दिया cos 90 माइनस थीटा। तो देखो बाहर cos इनवर्स है तो अंदर क्या आ गया cos, तो y इक्वल टू थीटा प्लस 2 क्या बचेगा सिर्फ π/2 माइनस थीटा। तो अब यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करें y इक्वल टू थीटा प्लस पाई और माइनस का 2 थीटा, और y इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस का 2 थीटा प्लस का थीटा, तो क्या बचेगा माइनस का थीटा, तो पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू रखते हैं यहाँ से वापस, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या आएगी cos इनवर्स 2x। तो देखो हमारे पास y क्या बन जाएगा y इक्वल टू बन गया जी पाई माइनस cos इनवर्स 2x। तो ये बन गया हमारे पास थीटा का मान रखने से y की वैल्यू।
अब x y का मान सीधा x के सापेक्ष x के पदों में आ गया, तो अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy बटे dx इक्वल टू पाई का 0 माइनस cos इनवर्स का अवकलन माइनस ये वाला माइनस तो ये ना, और इसका माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह कितना है 2x, तो d ओवर dx किसका 2x का फिक्स हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा dy बटे dx माइनस माइनस प्लस, तो 1 बटे रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, और 2x का कितना हो जाएगा जी 2, तो ये आ गया हमारे पास dy बटे dx का मान। तो ये थे दो डाउट, तो क्लियर हो गए होंगे।